नमस्कार, मेरा नाम दीपक है और आज की जो मेरी वीडियो है वो 12th क्लास के चैप्टर 13th यानी कि प्रोबेबिलिटी पे है। ये अपने इस चैप्टर की सबसे इंटरेस्टिंग जो है टॉपिक आपके पास है, जिसको हम बेस थ्योरम भी बोलते हैं। तो सबसे पहले आइए देखिए बेस थ्योरम है क्या, ये यूज़ कैसे करनी है, इसका फॉर्मूला क्या है, ज़रूरत कैसे है इसकी। सपोज मैंने आपके सामने ये दो बॉक्सेस बनाए हैं, जिसमें एक बॉक्स फर्स्ट है जिसके अंदर 4 रेड और 3 ब्लैक बॉल्स हैं। दूसरा जो बॉक्स है उसके अंदर कुछ रेड और कुछ ब्लैक बॉल्स हैं। अब आप ऐसे समझिए कि अगर मैं आपको ये कहूँ कि आपने बैग 1 सेलेक्ट कर दिया या बॉक्स 1 सेलेक्ट कर दिया और उसमें से फिर रेड बॉल निकालनी है, मतलब अगर आप फर्स्ट बैग के अंदर से कोई रेड बॉल निकालना चाहते हैं तो आपके पास प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड बॉल इजीली निकल जाएगी 4 बाय टोटल 7 फेवरेबल बाय टोटल आउटकम 6। अगर मैं ये कहूँ कि मेरे को तो सेकंड बैग सेलेक्ट कर चुका हूँ मैं और उसमें से अब रेड बॉल निकालनी है, तो यहाँ से रेड बॉल निकालने की प्रोबेबिलिटी आपके पास आ जाएगी 2/7। मतलब अगर आपको हम दो में से कोई एक बैग बता दें कि आपको इस बैग में से कोई किसी कलर की बॉल निकालनी है, तो आप इजीली उसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड कर सकते हैं। अब अगर मैं आपको ये कहूँ कि मेरे को तो सिर्फ एक रेड बॉल मिली है, मेरे को नहीं पता वो किस बैग की है, फर्स्ट बैग की है या सेकंड बैग की है, क्योंकि मैंने जो एक्सपेरिमेंट किया उसमें जो दो बैग या दो बॉक्सेस आपके पास थे, दोनों में ही रेड बॉल्स आपके पास अवेलेबल हैं और किसी तरह से मुझे इन दोनों में से किसी एक बैग में से निकली हुई कोई रेड बॉल मिल गई। अब वो रेड बॉल फर्स्ट बॉक्स में से आई है या वो सेकंड बॉक्स में से आई है, आपको ये प्रोबेबिलिटी निकालनी है। तो अगर आप यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान से देखें तो एक्सपेरिमेंट का रिजल्ट आपके पास आ चुका है और अब आपको रिवर्स में जाके ये देखना है कि वो रिजल्ट किस इस पार्टीशन में से आया है, मतलब बैग 1 में से आया है या बैग 2 में से आया है। तो अब अगर मैं आपको सिस्टमेटिक इस चीज़ को समझाऊं तो सबसे पहले आप मेरे को ये बताइए कि अगर मैं आपके पास ये कहता हूं कि मेरे पास दो बॉक्सेस हैं और मैं फर्स्ट बैग सेलेक्ट करता हूं और उसमें से एक रेड बॉल निकालता हूं, इसकी प्रोबेबिलिटी आपको मेरे को बतानी है। तो उसके लिए थोड़ा सा इसको थ्योरेटिकल में लिखता हूं। मैंने एक पार्टीशन बना लिया E1 और जिसमें मैंने लिखा कि E1 जो है वो है सिलेक्टिंग बैग 1 और जो E2 मेरा पार्टीशन है उसको मैंने लिखा सिलेक्टिंग द सेकंड बैग 2। पार्टीशन एक वर्ड मैं यहां पे यूज कर रहा हूं, पार्टीशन। पार्टीशन का मीनिंग एक्चुअल में क्या है कि जो अभी अभी मैंने आपको ये कहा था कि दोनों बॉक्सेस में से मेरे पास एक रेड बॉल आ गई या एक ब्लैक बॉल आ गई, वो बॉक्सेस कितने ऑप्शंस में से आपके पास आ सकती थी, उन अलग अलग ऑप्शंस को ही पार्टीशंस बोलते हैं। जैसे एक पार्टीशन एक तरह से अलग अलग पार्ट्स हैं, ये तो ये पार्टीशंस इसको बोला जाता है। और नॉर्मली मैं क्या करूंगा, जितने भी पार्टीशन सब में अवेलेबल होंगे उन सभी को E1 E2 E3 इस तरह से ही मैं डिनोट करूंगा ताकि सारे सम्स में एक सिमेट्री बनी रहे। तो E1 का मतलब अगर आप समझते हैं तो देखिए ध्यान से, सिलेक्टिंग बैग 1 एंड E2 इज सिलेक्टिंग बैग 2 एंड उसके बाद क्योंकि मेरे को इन दोनों के अंदर से जो बॉल मिली है वो मिल गई है रेड, तो मैं एक इवेंट अपने पास से ए लिख रहा हूं जिसमें है कि ड्रॉइंग रेड बॉल। मतलब रेड बॉल आने का जो आउटकम है या जो इवेंट है उस इवेंट का नाम रख दिया मैंने ए। अब आपको क्वेश्चन का आंसर देना है कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द रेड बॉल इज फ्रॉम बैग 1। तो सबसे पहले अगर आपको दो बैग्स में से फर्स्ट बैग में से रेड बॉल निकालनी है तो आप सबसे पहले क्या करेंगे, रेड बॉल बैग 1 सेलेक्ट करेंगे और बैग 1 सेलेक्ट करने के बाद आप उसमें से रेड बॉल निकालेंगे। तो देखिए मैं लिख रहा हूं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ जो है रेड बॉल फ्रॉम बैग 1, प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड बॉल फ्रॉम बैग 1, इसको आप लिखेंगे कि सबसे पहले आप सिलेक्ट करेंगे फर्स्ट बैग इनटू, अब उस बैग के सिलेक्ट होने के बाद उसमें से आप रेड बॉल निकालेंगे। तो ये मल्टीप्लिकेशन थ्योरम यानी कि हमने एक्सरसाइज 13.2 में किया था, जिसमें आपने कंडीशनल प्रोबेबिलिटी को भी यूज़ किया था। ये कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ही है एक्चुअल में। इसका मतलब अगर मैं आपको लैंग्वेज में समझाऊं तो ऐसे कहूँगा मैं कि सबसे पहले मैंने सिलेक्ट किया बैग 1,
फिर बैग 1 सेलेक्ट होने के बाद उसमें से मैंने रेड बॉल निकाल दिया। अब इसको मैथमेटिकली कैसे लिखा जाएगा वो ये लिखने का तरीका है कि फर्स्ट वी सेलेक्ट बैग 1 मींस प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 and then conditional probability of getting red ball when E1 has been selected, जब E1 select हो चुका है। अब अगर मैं probability निकालना चाहता रेड बॉल फ्रॉम बैग 2, तो इसके लिए मैं क्या करता कि पहले मैं सिलेक्ट करता बैग 2 और फिर उस रेड बॉल की प्रोबेबिलिटी आफ्टर सेलेक्टिंग द बैग 2। तो सेकंड बैग में से प्रोबेबिलिटी है रेड बॉल निकालने के लिए ये फॉर्मूला, फर्स्ट बैग में से अगर आपने बॉल निकालनी है तो ये फॉर्मूला है। क्योंकि आपके पास दो ऑप्शंस गिवन थे, इसीलिए अगर किसी भी एक बैग में से आपको कोई रेड या ब्लैक कलर की बॉल निकालनी है तो पहला स्टेप आपका क्या होगा कि आपको वो बैग सिलेक्ट करना पड़ेगा और फिर बैग सिलेक्ट करने के बाद यानी कि कंडीशन अप्लाई होगी, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी आ गई, आपको दूसरा इवेंट यानी कि एक रेड बॉल या ब्लैक बॉल जिसका नाम आप ए रख रहे हैं वो आपने किया। अब अगर यहाँ पे मैं तीसरा क्वेश्चन ये पूछता कि आपको निकालनी है प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए रेड बॉल, अब मेरे को इस चीज से कोई फर्क नहीं पड़ रहा कि मेरे को फर्स्ट बैग की रेड बॉल चाहिए या सेकंड बैग की चाहिए, मेरे को तो सिर्फ एक रेड बॉल निकालनी है। अब रेड बॉल आने के केस में या रेड बॉल आने के फेवर में आपके माइंड में एकदम से बात आएगी कि रेड बॉल तो बैग 1 की भी हो सकती है या रेड बॉल तो बैग 2 की भी हो सकती है। तो बिल्कुल ठीक बात है, अगर रेड बॉल आपको निकालनी है तो वो या तो बैग 1 की है या बैग 2 की है। तो उसके लिए मैं क्या लिखूंगा कि या तो पहला बैग सिलेक्ट हुआ और पहला बैग सिलेक्ट होने के बाद रेड बॉल आ गई, या और के लिए हम क्या यूज करते हैं सिंबल प्लस, कि पहले बैग 2 सिलेक्ट हुआ और फिर सेकंड बैग सिलेक्ट होने के बाद आपके पास रेड बॉल आ गई। अब इस चीज को मैं एक बार दोबारा से आपको एक्सप्लेन करता हूं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग रेड बॉल फ्रॉम बैग 1 विल बी इक्वल टू, मैं पूरा लिख लेता हूं, फ्रॉम बैग 1 इज इक्वल टू P ऑफ E1 इंटू P ऑफ A बाय E1। फिर मैंने लिखा प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग रेड बॉल फ्रॉम बैग 2 इज इक्वल टू P ऑफ E2 इंटू P ऑफ A बाय E2। फिर तीसरी चीज मैंने लिखी प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग रेड बॉल, अब ये किसी भी बैग या किसी भी फर्स्ट या सेकंड में से आ सकती है, तो या तो वो फर्स्ट में से आ गई A बाय E1 या वो सेकंड में से आ गई A बाय E2। तो ये है आपके पास 3 स्टेप्स, आप तीनों स्टेप्स को ध्यान से देख सकते हैं। अब क्योंकि प्रोबेबिलिटी निकालने का जो फॉर्मूला होता है वो है बेसिक जो फॉर्मूला है फेवरेबल आउटकम्स अगर आपको पता लग जाए डिवाइडेड बाय टोटल आउटकम्स। तो अब अगर मैं ये कहता हूं कि जो रेड बॉल मेरे पास आ गई है वो फर्स्ट बैग में से ही आई है, तो आपके पास जो फॉर्मूला है वो लगेगा फेवरेबल आउटकम्स बाय टोटल आउटकम्स। मतलब आप थोड़ा सा एक बार इसको उस तरह से इमेजिन कीजिए, ये बैग 1 था, ये बैग 2 था, इन दोनों में से कोई भी बैग आपने सेलेक्ट किया 1 या 2 और उसमें से फिर एक रेड बॉल निकाल दी, वो रेड बॉल बैग 1 की है या वो रेड बॉल बैग 2 की है, ये प्रोबेबिलिटी मैं निकालना चाह रहा हूं। तो अब रेड बॉल तो निकल चुकी है और वो बैग 1 में से है, तो इसके लिए प्रोबेबिलिटी क्या बनेगी फेवरेबल आउटकम्स इन फेवर ऑफ बैग 1 डिवाइडेड बाय टोटल आउटकम्स। तो ये जो 3 चीजें मैंने लिखी हुई है यहाँ पे आप एक बार ध्यान से देखिएगा, ये फर्स्ट वाली है कि गेटिंग ए रेड बॉल फ्रॉम द बैग 1, ये दूसरी है गेटिंग ए रेड बॉल फ्रॉम द बैग 2, ये तीसरी है टोटल प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए रेड बॉल। मतलब ये बैग 1 के फेवर की है और ये टोटल है, ये बैग 2 के फेवर की है और ये टोटल है। तो अब अगर मैं आपसे पूछता हूं कि गेटिंग रेड बॉल फ्रॉम द बैग 1, उसके लिए आप किस तरह से लिखेंगे, तो आप लिखेंगे P ऑफ E1 इंटू P ऑफ A बाय E1 फेवरेबल आउटकम्स डिवाइडेड बाय टोटल आउटकम्स, P ऑफ E1 P ऑफ A बाय E1 प्लस P ऑफ E2 P ऑफ A बाय E2। ये जो है ये है मेरे पास टोटल, ये फेवरेबल है किसका बैग 1 का, ये फेवरेबल है किसका बैग 2 का। तो अगर आपको क्वेश्चन में बताना था कि जो रेड बॉल निकली वो बैग 1 की है तो ये फॉर्मूला लगेगा, अगर आपको रेड बॉल निकालनी थी बैग 2 में से तो सिर्फ क्या फर्क पड़ेगा,
2 के फेवरेबल आउटकम्स यहाँ पे लिखे जाएंगे। 2 के फेवरेबल आउटकम्स ये हैं, मतलब ये E1 वाला ही सिर्फ रिप्लेस होएगा E2 से। डिनोमिनेटर पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि ये टोटल प्रोबेबिलिटी है। तो ये जो फॉर्मूला आपके पास एक्चुअल में बन गया, ये वाला फॉर्मूला या जो E1 के साथ मैंने लिखा था उसी को बोलते हैं बेस थ्योरम। बेस थ्योरम एक्चुअल में आप जब अप्लाई करते हैं, जब किसी एक्सपेरिमेंट के कुछ पार्टीशंस में से कोई आउटकम आप कर सकते हैं और वो आउटकम होने के बाद आपको ये बताना है कि वो किस पार्टीशन में से हैपन हुई है, मतलब एक रिवर्स प्रोसेस अगर इसमें आपको लगानी है तो रिवर्स प्रोसेस के लिए जो थ्योरम आप यूज करेंगे वो थ्योरम है बेस थ्योरम। अब इसको मैं थोड़ा सा सिंप्लीफाई करता हूँ या एक एग्जाम्पल से इसको मैं एक्सप्लेन करूँगा। एग्जाम्पल मैं आपके, तो देखिए क्वेश्चन है आपके पास, ए बैग कंटेन्स 4 रेड एंड 4 ब्लैक बॉल्स, another bag contains 2 red and 6 black balls, one of the 2 bags is selected at random and one ball is drawn from it and found to be red, find the probability that the ball drawn is from the first bag। तो क्वेश्चन आप थोड़ा सा ध्यान से अगर देखें, मैंने इसका एक डायग्राम भी बनाया है। 2 बैग आपके पास हैं जिसमें एक में 4 रेड 4 ब्लैक बॉल हैं, दूसरे में 2 रेड 6 ब्लैक बॉल हैं। आपको सबसे पहले क्या करना है, वन ऑफ द बैग इज सिलेक्टेड, आपको दोनों में से कोई एक बैग सिलेक्ट करना है। वो बैग 1 भी हो सकता है, वो बैग 2 भी हो सकता है, एंड एट रैंडम एंड वन बॉल इज ड्रॉन फ्रॉम इट, और उसके बाद एक बॉल यहाँ से निकालनी है, एंड फाउंड टू बी रेड, और वो जो बॉल किसी भी बैग में से निकली है वो बॉल कैसी आ गई, रेड। अब आपको बताना है कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द बॉल ड्रॉन इज फ्रॉम द फर्स्ट बैग, कि ये जो रेड बॉल आई है ये फर्स्ट बैग से ही आई है, क्योंकि रेड बॉल तो सेकंड बैग में भी है, लेकिन जो बॉल निकली है वो रेड बॉल फर्स्ट बैग की है, इसकी प्रोबेबिलिटी आपको बतानी है। तो डायग्राम से ये तो आपको क्लियर हो गया कि पूरे एक्सपेरिमेंट का जो रिजल्ट आपके पास है, लेकिन अब वो रिवर्स प्रोसेस आपने देखी कि वो रिजल्ट पहले किस पार्टीशन में से आया है वो आपको निकालना है। तो बेस थ्योरम के लिए सबसे पहले आप स्टेप बाय स्टेप सबसे पहले क्या करेंगे, आपने एक पार्टीशन बनाना है E1, इसका नाम मैंने लिखा कि सिलेक्टिंग बैग 1, और फिर मैं एक पार्टीशन लिखता हूं E2 जिसमें मैंने लिखा है सिलेक्टिंग सेकंड बैग या बैग 2, और ए मैं लिख रहा हूं कि ड्राइंग रेड बॉल, ड्राइंग रेड बॉल, क्योंकि जैसे भी ये बॉल आई है ब्लैक होती तो आप ए का नाम लिखते कि गेटिंग ए ब्लैक बॉल। अब मैंने यहाँ पे लिखा P ऑफ E1, इसका मीनिंग क्या है आपको ये समझना है। P ऑफ E1 का मतलब है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ सिलेक्टिंग बैग 1, तो फॉर्मूला है फेवरेबल आउटकम्स बाय टोटल आउटकम्स। कितने सारे बैग्स आपके पास हैं, 2, तो टोटल आउटकम्स हैं 2। सिलेक्ट किसको कर रहे हैं, E1 को, तो फेवर में गया 1, तो इसका मतलब P ऑफ E1 आपके पास आएगा 1/2। फिर मैं लिखता हूँ P ऑफ E2, मतलब आउट ऑफ 2 बैग्स वी वांट टू सिलेक्ट द सेकंड बैग, तो इट मींस अगेन फेवरेबल आउटकम्स बाय टोटल आउटकम्स। तो ये तो हुआ सिलेक्टिंग बैग्स। उसके बाद अगला जो टर्म मैंने लिखी है वो लिखा मैंने P ऑफ A बाय E1। अगर आपको 13.1 कंडीशनल प्रोबेबिलिटी अभी याद है तो इसका मतलब ये होता था कि ये इवेंट हो चुका है और इसके होने के बाद इसकी बारी है। E1 होने का मतलब क्या है, बैग 1 सिलेक्ट हो चुका है, और A का मतलब क्या है कि आपको रेड बॉल निकालनी है। A फर्स्ट बैग सिलेक्ट होने के बाद रेड बॉल निकालनी है, तो फॉर्मूला यहाँ से आप बनेगा, फेवरेबल रेड के फेवर में 4 है, टोटल आपके पास 8 है, तो मैंने इसको 4/8 की लिखा। फिर मैंने लिखा P ऑफ A बाय E2, P ऑफ A बाय E2, मतलब ये वाला इवेंट हो चुका है। E2 होने का मतलब सेकंड बैग सिलेक्ट हो चुका, उसमें से A होगा, A का मतलब है रेड बॉल, मतलब सेकंड बैग में से रेड बॉल निकाल दिए, सेकंड बैग में से रेड बॉल के चांसेस हैं 2/8। अब आपको करना क्या था कि वो रेड बॉल किस पार्टीशन में से आए, फर्स्ट बैग, तो फर्स्ट पार्टीशन में से, मतलब ये आपको पता लग चुका है कि बॉल रेड है, मतलब रेड बॉल का जो इवेंट है वो हो चुका है। जो इवेंट हो जाता है वो कंडीशन बन जाता है, तो A/E2 और A/E1 जैसे मैंने लिखा था। अब वो कंडीशन क्या है कि A हो चुका है और वो किस पार्टीशन में से हुआ है वो आपको निकालना है। तो नाउ वी वांट टू फाइंड कि A तो हो चुका है, इसलिए मैंने ये डिनोमिनेटर में लिख लिया, और वो किस पार्टीशन में से हुआ है, E1 में से, मतलब रेड बॉल आ चुकी है E1 में से, या रेड बॉल आ चुकी होती E2 में से। तो अब क्या फॉर्मूला बनेगा इसका, फेवरेबल आउटकम्स बाय टोटल आउटकम्स। तो E1 बैग के फेवर में कैसे चीजें जाएंगी कि आप पहले सिलेक्ट करेंगे बैग E1,
और फिर E1 के आने के बाद रेड बॉल आएगी। तो ये हुई फेवरेबल आउटकम्स। किसकी फेवरेबल आउटकम्स? गेटिंग ए रेड बॉल फ्रॉम द बैग 1। फेवरेबल बाय क्या होगा? टोटल की गेटिंग ए रेड बॉल की टोटल प्रोबेबिलिटी कैसे निकलेगी कि P ऑफ E1 या तो पहले बैग में से रेड बॉल आई होगी या सेकंड बैग मतलब E2 P ऑफ A बाय E2 में से सेकंड बॉल आई होगी, रेड बॉल आई होगी। अब इनकी वैल्यूज देखिए, E1 E2 की वैल्यूज आपके पास हैं, A बाय E1 A बाय E2 की वैल्यूज भी आपके पास हैं। तो P ऑफ E1 1/2 और A बाय E1 ये आपके पास आ गया 4/8 डिवाइडेड बाय ये सेम है 1/2 एंड 4/8 प्लस अगला है 1/2 एंड 2/8। अगर आप ध्यान से देखें तो ये 16 है, नीचे एलसीएम भी 16 आने वाला है, एलसीएम से एलसीएम कट जाएगा, ऊपर बचेगा 4 डिवाइडेड बाय दिस इज 4 एंड प्लस दिस इज 2, तो 4 + 2 एक बार लिख भी दो 4 + 2, तो दिस इज 4/6 यानी कि 2/3। मतलब वो जो रेड बॉल है वो फर्स्ट बैग की ही रेड बॉल है, इसके चांसेस हैं 2/3। और अगर वो सेकंड बैग की होती तो उसके लिए दो तरीके हैं कि आप या तो यहाँ से E2/A वाला केस ले लेते, या अगर आपको पता है दो ही पार्टीशन है तो एक की प्रोबेबिलिटी को टोटल 1 में से अगर माइनस कर दें तो वो दूसरे वाले की भी बन सकती है। मतलब अगर मैं यही लिख दूं E2/A तो ये 1 - 2/3 यानी कि 1/3 आंसर आ सकता है, या आप उसको बेस थ्योरम से भी अप्लाई करके फाइंड कर सकते हैं। तो ये बेस थ्योरम है, ये प्रोबेबिलिटी का सबसे इम्पोर्टेंट और सबसे इंटरेस्टिंग टॉपिक है। इसमें सिर्फ एक ही थ्योरम, ये जो सिंपल सी है बेस थ्योरम, आपको अप्लाई करनी है। एक एग्जांपल और देखते हैं। चलिए क्वेश्चन देखते हैं। एक कार्ड फ्रॉम द पैक ऑफ 52 प्लेइंग कार्ड्स इज लॉस्ट। 52 कार्ड्स में से एक कार्ड गुम हो गया। एंड फ्रॉम द रिमेनिंग कार्ड्स नाउ 2 कार्ड्स आर ड्रॉन एंड फाउंड टू बी बोथ डायमंड्स। जो रिमेनिंग कार्ड्स थे उसमें से 2 कार्ड्स निकाले गए, दोनों ही डायमंड के मिले। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ द लॉस्ट कार्ड बीइंग ए डायमंड। आपको अब थोड़ा सा ध्यान से स्टेटमेंट को समझना है। लास्ट लाइन में आपको हिंट मिलता है फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ द लॉस्ट कार्ड बीइंग ए डायमंड। तो आपके पास पार्टीशंस आप डिसाइड यहाँ लास्ट लाइन से कर सकते हैं कि लास्ट लाइन से या तो लॉस्ट कार्ड डायमंड का होगा या डायमंड का नहीं होगा। तो देखिए मैंने लिखा है E1 लॉस्ट कार्ड इज ऑफ डायमंड एंड E2 लॉस्ट कार्ड इज नॉट ऑफ डायमंड। उसके बाद काम क्या हुआ है, कार्ड लॉस्ट हो गया। 52 में से एक गुम होने के बाद रिमेनिंग कार्ड्स में से क्या काम किया गया है कि 2 कार्ड्स निकाले गए और दोनों डायमंड मिले। तो मैंने ए इवेंट लेट किया, लेट ए बी द इवेंट ऑफ गेटिंग 2 डायमंड कार्ड्स फ्रॉम द रिमेनिंग 51 कार्ड्स। अब मैं P ऑफ E1 निकालना चाहता हूँ, P ऑफ E2, और E1 के होने के बाद A के होने के क्या चांसेस हैं और E2 के होने के बाद A के होने के क्या चांसेस हैं। और लास्ट में बेस थ्योरम मेरे को क्या निकालनी है, मतलब ये जो 2 कार्ड तो निकल चुके हैं इनसे पहले पार्टीशन E1 हुआ है या E2 हुआ है, वो आपको लास्ट लाइन से मिलेगा कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ लॉस्ट कार्ड बीइंग ए डायमंड। मतलब E1 इवेंट हुआ है और उसके बाद आपको प्रोबेबिलिटी यहाँ पे निकालनी है। तो कंडीशन को थोड़ा सा अच्छे से समझ के मैंने E1 पार्टीशन लिखा कि जो लॉस्ट कार्ड है वो डायमंड का है। अब डायमंड का कार्ड गुम होने के फेवर में कितने कार्ड जाएंगे 13, और टोटल कितने कार्ड्स होते हैं आपके पास 52। तो इट मीन्स प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 मीन्स 13 कार्ड में से कोई कार्ड गुम हो गया, तो ये आंसर आ गया आपके पास 1/4 कि 13, क्योंकि डायमंड आपके पास 13 होते हैं। E2 है कि जो कार्ड गुम हुआ है वो डायमंड का नहीं है, तो डायमंड के तो 13 ही कार्ड्स हैं, बाकी 39 कार्ड्स ऐसे हैं जो डायमंड के नहीं है। तो इसका मतलब यहाँ आएगा 39/52 यानी कि 3/4। ये तो 2 तो आपने डिसाइड कर लिए। उसके बाद A/E1 A/E2 का मतलब ये है कि E1 अब हो चुका है, मतलब एक कार्ड E1 का मतलब है डायमंड गुम हो चुका है। अब डायमंड कितने बचते हैं आपके पास 12, और टोटल कार्ड्स हैं क्या 51, और आपको कितने कार्ड्स निकालने हैं 2। ए का मतलब है 2 डायमंड्स आर ड्रॉन। तो ध्यान से देखिएगा, फर्स्ट डायमंड आएगा 12/51 से, अगला आएगा 11/50 से, क्योंकि डायमंड गुम हुआ है 13 में से एक, तो 12 बचेंगे, और टोटल कार्ड 52 में से एक गुम होने के बाद 51 बचेंगे। अब एक डायमंड ये आ गया, अब डायमंड सिर्फ 11 बचे और कार्ड 50 बचे। अब A/E2 देखते हैं। A/E2 का मतलब डायमंड गुम नहीं हुआ, डायमंड पूरे हैं लेकिन एक कार्ड गुम हुआ है। तो अब पूरे डायमंड्स के साथ एक कम कार्ड वाले पैक में से 2 डायमंड आपको निकालने हैं। तो पहला डायमंड निकलेगा 13/51,
एंड मल्टीप्लाइड बाई 12/50। क्योंकि डायमंड बेशक पूरे हैं लेकिन कार्ड तो एक कम हुआ है। अब एक कार्ड डायमंड का यहाँ आ गया, एक डायमंड भी कम हो गया, एक कार्ड भी कम हो गया। अब आपको प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि 2 डायमंड आपको मिल चुके हैं और अब आप ये बताइए कि जो पहले कार्ड गुम हुआ था वो डायमंड का ही था या डायमंड का नहीं था। तो क्वेश्चन है कि द लॉस्ट कार्ड बीइंग ए डायमंड, और डायमंड का कार्ड आपने किस पार्टीशन में मिस किया था, E1 में। तो मैं यहाँ E1 से थ्योरम दोबारा से देखिए कैसे बनेगी। ये पार्टीशन E1 है तो E1 से ही बनेगी। E1 P ऑफ A बाई E1। अब डिनोमिनेटर में एक बार ये टर्म एज इट इज आप लिखते हैं P ऑफ E1 इंटू P ऑफ A बाई E1, फिर प्लस जो E1 के अलावा दूसरा पार्टीशन है वो है E2 वाला, तो P ऑफ E2 इंटू P ऑफ A बाई E2। तो ये आपकी बेस थ्योरम है जिसको अब आपको सोल्व करना है। सोल्व करने के लिए आपके पास P ऑफ E1 की वैल्यू है, P ऑफ E2 की वैल्यू भी है, P ऑफ A बाई E1 की वैल्यू है, P ऑफ A बाई E2 की भी वैल्यू है। तो चारों वैल्यूज़ यहाँ पे आप पुट करेंगे और इसको सोल्व कर देंगे तो ये आपके पास चांसेस आ जाएंगे कि आपने 2 डायमंड कार्ड तो निकाल दिए लेकिन जो गुम हुआ कार्ड था वो भी डायमंड का था। और इस प्रोबेबिलिटी को अगर आप 1 में से माइनस कर देंगे तो आपके पास प्रोबेबिलिटी निकल जाएगी कि 2 डायमंड कार्ड्स तो निकले लेकिन जो लॉस्ट कार्ड था वो डायमंड का नहीं था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए स्पीक्स ट्रूथ इज 4/5 एंड ए कॉइन इज टॉस्ड एंड ए रिपोर्ट्स दैट ए हेड अपीयर्स, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट एक्चुअली देयर वाज ए हेड। अब आप थोड़ा सा स्टेटमेंट को ध्यान से देखिए। कोई पर्सन है ए और वो 4/5 टाइम्स ट्रूथ मतलब सच बोलता है। इसका मतलब हर 5 में से 4 बातें वो सच बोलता है, यानी कि वो झूठ बोलता है इसके भी चांसेस हैं और वो है रिमेनिंग 1/5। अब एक कॉइन टॉस किया गया और ए ने कहा कि हेड आ गया। अब क्योंकि ए हर बार सच नहीं बोल रहा तो ऐसा हो सकता है कि उसने कह तो दिया हेड आ गया लेकिन सच में हेड ना आया हो, और ऐसा भी हो सकता है कि उसने हेड ही कहा है और सच में हेड आया भी है। तो प्रोबेबिलिटी क्या फाइंड करनी है, देखिए फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट एक्चुअली देयर वाज ए हेड। अगर हेड ही आया है और उसने हेड ही बोला है इसका मतलब वो सच बोल रहा है। तो सच बोलने के बाद हेड आ गया, ये आपको बताना है कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट एक्चुअली देयर वाज ए हेड। तो अब किसी भी बेस थ्योरम के क्वेश्चन को करने के 3 स्टेप्स हैं। वो पहला स्टेप मैं बताऊंगा ये इस तरह से है, ये सेकंड स्टेप है और थर्ड स्टेप बेस थ्योरम है। तो पहले स्टेप में आपको क्या करना है, वो पार्टीशंस डिसाइड करने हैं जिसमें से जो भी रिक्वायर्ड आउटकम है वो हैपन हो सकती है। मतलब ए ने बताया है हेड आ गया, अब हेड वो झूठ बोल के भी कह सकता है कि हेड आया है और हेड वो सच बोल रहा है तब भी हेड आ सकता है। तो आपको पार्टीशंस डिसाइड करने हैं। तो मैंने कि जो पार्टीशन E1 बनाया कि जो ए है वो सच बोलता है कि ए स्पीक्स ट्रुथ, और E2 पार्टीशन बना लिया ए इज नॉट स्पीकिंग ट्रूथ और ए टेल्स लाई, उसने झूठ बोल दिया। अब ए क्या है, जो भी काम हुआ है कि हेड अपीयर हो गया या ए रिपोर्ट्स दैट हेड अपीयर्स, आप इसको शॉर्ट में भी लिख सकते हैं हेड अपीयर्स। अब सबसे पहले ये फर्स्ट स्टेप था जिसमें आपने पार्टीशंस डिसाइड किए और इवेंट ए का जो भी इवेंट है उसका नाम ए रख दिया। अब आपको ये सेकंड स्टेप में ये 4 प्रोबेबिलिटीज निकालनी है। P ऑफ E1 मतलब सच बोलता है ए, उसकी प्रोबेबिलिटी वो गिवन थी, वो आपने लिख देनी है 4/5। तो अगर वो झूठ बोलेगा तो इसको 1 में से माइनस कर देंगे आप और ये बच जाएगी 1/5। अब A बाई E1 इसका मीनिंग आपको समझना है क्या है। A बाई E1 एक्चुअल में है कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। कंडीशन क्या है कि E1 हो चुका है। E1 क्या है कि A सच बोलता है। अब अगर A सच बोलता है और उसने आपको ये कहा कि हेड आ गया तो वो कॉइन के किस रिजल्ट को हेड बताएगा ताकि वो सच बोले। मतलब अगर कॉइन पे सच में हेड आया होगा तभी तो उसने आपको सच बोलते हुए हेड अपीयर किया। तो कॉइन पे एक कॉइन पे हेड या टेल आने के जो चांसेस होते हैं वो यहाँ पे आपको लिखने पड़ेंगे। दोबारा से समझिए, A बाई E1 का मतलब है कि A ने, जो A पर्सन है, उसने आपको सच बोला है और उसने क्या बोला कि हेड आ गया। तो जब कॉइन टॉस किया गया तो वो टेल को तो हेड अगर बोलेगा तो वो झूठ बोल रहा है। इसका मतलब उसने हेड देखा है और हेड को ही आपको रिपोर्ट की कि हेड आ गया। तो हेड आने के चांसेस कॉइन पे होते हैं 1/2, इसलिए A बाई E1 का मतलब 1/2 बन गया। अगला देखिए A बाई E2 मतलब जो A पर्सन है वो झूठ बोल रहा है लेकिन उसने कहा क्या है कि हेड आ गया।
अब जब कॉइन टॉस किया गया तो किस आउटकम को वो झूठ हेड बताएगा, क्योंकि अगर हेड को हेड बताएगा तो वो सच बोल रहा है, तो इसलिए उसने टेल को हेड बताया है। तो टेल आने के चांसेस भी क्या होते हैं इस केस में 1/2, क्योंकि कॉइन के दोनों चांसेस बराबर होते हैं। अब थर्ड स्टेप है बेस थ्योरम, कि उस पर्सन ए ने आपको ये तो बता दिया कि हेड ही आया है, अब वो सच बोल रहा है या झूठ बोल रहा है, ये पार्टीशन आपको डिसाइड करना था। एक्चुअली देयर वाज ए हेड, उसने आपको बताया भी हेड है और आया भी हेड है, इसका मतलब पर्सन जो है वो सच बोल रहा था। तो सच बोलने वाली बात है E1 में। तो थ्योरम को अप्लाई करना एक बार फिर से सीखेंगे। ये पार्टीशन से डिसाइड होता है P ऑफ E1 P ऑफ A बाय E1 डिवाइडेड बाय सेम टर्म एक बार एज इट इज P ऑफ E1 P ऑफ A बाय E1 प्लस दूसरा जो भी पार्टीशन है 2 है या 3 है वो यहाँ पे आएंगे P ऑफ E2 इंटू P ऑफ A बाय E2। अब इनकी वैल्यूज आपके पास सभी की पड़ी हुई है। P ऑफ E1 की वैल्यू 4/5 है और A बाय E1 की वैल्यू आपने निकाली थी, ये 1/2 आ गई थी, डिवाइडेड बाय एक 4/5 और 1/2 एज इट इज प्लस 1/5 और 1/2 एज इट इज। आप ध्यान से देखें हर केस में एलसीएम जो है वो सेम ही आएगा, ऊपर भी 10 है नीचे भी 10, 10 से 10 कट जाएगा और ये बचेगा 4 अपॉन दिस 4 एंड प्लस दिस 1, 4 प्लस 1, यानी कि आपके पास आंसर आ गया 4/5। तो 4/5 is the probability that head appears and A was speaking truth।